हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। हमने लास्ट लेक्चर में नॉइज़ पोल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है। हाँ, आज हमने उसको कंप्लीट करना है। हमने आज पढ़ना है स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। Steps to control noise pollution. Noise pollution can be effectively controlled by taking the following measures. So the first one is control at receiver's end. रिसीवर्स एंड से कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा नॉइज़ पोल्यूशन को। फॉर पीपल वर्किंग इन नॉइजी इंस्टॉलेशंस, एयर प्रोटेक्शन एड्स लाइक एयर प्लग्स, एयर मफ्स, नॉइज हेलमेट्स, headphones etc. must be provided to reduce occupational exposure. जो पीपल मतलब जो इंसान जो ज़्यादा जहाँ पे शोर होता है नॉइज़ी एरिया में, उसको हमें क्या करना चाहिए, उनको हमें एयर प्रोटेक्शन एड्स प्रोवाइड करने चाहिए, या एयर प्लग्स हो गए, एयर मफ्स हो गए, या नॉइज़ हेलमेट्स हो गए, हेडफोन्स वगैरह। उससे क्या होगा कि जहाँ पे वो काम करते हैं वो यूज़ करने के बाद जो होगा नॉइज़ का थोड़ा सा, वो नॉइज़ पोल्यूशन जो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सप्रेशन ऑफ नॉइज़ इट्स सोर्स, ठीक है। इट कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेटिंग एंड यूजिंग क्विटर मशीन्स टू रिप्लेस द नॉइजी वंस, ठीक है। प्रॉपर lubrications and maintenance of machines, ओके। नेक्स्ट आपका थर्ड वन आएगा इंस्टॉलिंग नॉइजी मशीन्स इन साउंड प्रूफ चैम्बर्स, ठीक है। हमें अब मशीन्स की बेटर मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें वहाँ पे क्या, नॉइजी मशीन जो साउंड प्रूफ चैम्बर में होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कवरिंग नॉइज प्रोड्यूसिंग मशीन पार्ट्स विद सॉइल एब्जॉर्बेंट मटीरियल्स टू चेक नॉइज प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया आपका रिड्यूसिंग द नॉइज प्रोड्यूस फ्रॉम वाइब्रेटिंग मशीन बाय वाइब्रेशन डंपिंग। हमें रिड्यूस करना होगा नॉइज़ को जो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग मशीन से। किसकी वजह से, वाइब्रेटिंग डंपिंग से, ठीक है। दैट इज़ मेकिंग अ लेयर ऑफ डंपिंग मटीरियल लाइक रबर, न्यूट्रॉन, cork or plastic beneath the machine, okay. And lastly, using silencers to control noise from automobiles, ducts and exhaust. हमें ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। थर्ड वन आपका आ गया एक्सोटिक जोनिंग। देयर शुड बी साइलेंस जोन near the residential areas, educational institutions and above all near hospitals. हमें कहते हैं उस इन जो एरियाज़ में, जैसे मतलब हो गए रेजिडेंशियल एरिया जहाँ हम रहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, या हॉस्पिटल के आसपास हो गया, इंडस्ट्रियल एरियाज़, रेलवे स्टेशंस वगैरह के एरिया के आगे पीछे हमें साइलेंस रखनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है, दैट इज़ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। से क्या होगा, अगर हम थोड़ा उन जगहों से दूर रहेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा बीच में मेंटेन, सोर्स और रिसीवर के बीच में, ठीक है। फोर्थ वन, साउंड इंसुलेशन एट कंस्ट्रक्शन stages. It reduces chances of soil nuisance in future. Some of the measures should be taken. The space cracks that get left between the door and the wall should be packed with soil absorbing material से हमें उसको पैक कर देना होता है। नेक्स्ट आएगा आपका साउंड insulation. Sound insulation can be done by constructing windows with double R triple panels of glass and filling the gap with soil absorbent material. Sound insulation हमें वहाँ पे मतलब रखनी चाहिए क्या, कैसे, जब हम उनकी विंडोज़ जो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें डबल और ट्रिपल लेयर की हमने क्या करने, पैनल्स लगा देने ग्लास के और फिलिंग कर देनी उस गैप्स को किसके साथ, साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एक्सोटिकल टाइल्स, पैराफिटेड प्लाईवुड एक्सेट्रा कैन बी फिक्स्ड ऑन वॉल, सीलिंग, फ्लोर टू रिड्यूस नॉइज़, ठीक है, स्पेशली फॉर साउंड प्रूफ रिकॉर्डिंग रूम्स के लिए। नेक्स्ट आ गया आपका फिफ्थ वन इज़ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ग्रीन मफलर,
scheme involved planting green trees and shrubs along roads, hospital, education institution to reduce noise to a considerable extent. हमें ग्रीन मफलर एक स्कीम आई थी जिसमें इन्वॉल्व किया था प्लांटिंग ग्रीन ट्रीज, हमें ग्रीन ट्री प्लांट करने थे और shrubs वगैरह अलॉन्ग द कहाँ रोड्स में, हॉस्पिटल साइड, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, जो क्या करेगी कुछ हद तक उस नॉइज़ को कंट्रोल करने को हेल्पफुल रहेगी. ट्रीज़ लाइक अशोका, नीम एंड टैमरिड आर गुड फॉर दिस पर्पस. ये कुछ ट्रीज़ हैं जैसे अशोका ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया एंड टैमरिड हो गया, वो इस पर्पस के लिए हेल्पफुल रहेंगे. स्टेप्स फॉर कंट्रोलिंग ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन के इतने ही स्टेप्स थे, इतने कंट्रोल थे. ठीक है, सो मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में. अब आपका सिर्फ ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है, वो भी मैं आपको इसके साथ करवा दूँगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन, जो कि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है. और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली थी कि मैं आपको ये अलग से ब्रीफली आपको मैं समझा दूँगी क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना. ओजोन लेयर इज़ मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो मेनली कहाँ फाउंड की जाती है, जो होती है आपको लोअर पोर्शन में, अर्थ के लोअर जो है ना लोअर पोर्शन में पाई जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के. ठीक है, इट हैज़ अ पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब अराउंड 97 to 99% ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन. इसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है, किसके अंदर, ओजोन लेयर की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, अब्जॉर्ब करने के अराउंड 97 to 99% ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज, जो कहाँ से आती हैं, जो आपकी सन से आती हैं. ठीक है, डैट कैन डैमेज लाइफ ऑन अर्थ, जो लाइफ को डैमेज कर सकती है. ठीक है, अर्थ की. If the ozone layer was absent, अगर ओजोन लेयर एब्सेंट हो, millions of people would develop skin diseases and may have weakened immune system. अगर ओजोन लेयर नहीं हो ना तो क्या होता है कि बहुत सारे millions of people जो होते हैं उनको स्किन डिजीज़ हो सकती है और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, However, scientist has discovered a hole in the ozone layer over Antarctica. ये आपने बहुत सुना होगा ओजोन होल के बारे में, है ना. साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक होल डिस्कवर किया था, कहाँ, ओजोन लेयर में, ओवर अंटार्कटिका. ठीक है, दिस हैज़ फोकस देयर कंसर्न ऑन वेरियस इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड स्टेप टू कंट्रोल दैम. फिर उन्होंने एक फोकस किया उस चीज़ के ऊपर, वेरियस इन्वायरमेंटल इशूज़ के ऊपर, और स्टेप्स टू मतलब कंट्रोल करने के स्टेप्स कुछ बनाए. ठीक है, द मेन रीज़न फॉर द ओजोन होल आर, जो मेन रीज़न थे ओजोन होल के वो कौन कौन से, डैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये कुछ ऐसे वो थे मेन रीज़न से ओजोन होल के. ठीक है, या ये सिर्फ आपका आ गया ओजोन लेयर के बारे में. अब मैं आपको पढ़ाऊँगी ओजोन डिप्लेशन क्या होती है. ठीक है, ओजोन डिप्लेशन इज़ द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर. ओजोन डिप्लेशन एक ऐसी थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर की थिनिंग है जो प्रेजेंट कहाँ होती है, अपर एटमॉस्फेयर में. दिस हैपन्स व्हेन द क्लोरीन एंड ब्रोमीन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कम इन कॉन्टैक्ट विद ओजोन. और ये कब होती है, जब क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो होते हैं, ब्रोमीन एटम जो होते हैं एटमॉस्फेयर में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, किसके साथ, ओजोन के साथ, एंड डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल्स. और वो ओजोन मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स आपको पता होगा O3 है ना, ओजोन मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. 1 क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन. एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है. इट इज़ डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली दैन इट इज़ क्रिएटेड. ये उससे तेज़ मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है जितनी जल्दी वो क्रिएट हो, जितनी जल्दी वो बना है. ठीक है, सम कंपाउंड्स रिलीज क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑन एक्सप्लोजन टू हाई अल्ट्रावायलेट लाइट. कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं क्या, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जब वो एक्सप्लोर होते हैं, एक्सप्लोजर होता है उनका किसके साथ, हाई यूवी लाइट के साथ. ठीक है, विच दैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिप्लेशन. और उसके बाद वो उस चीज़ को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसके साथ, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बीच में. सच कंपाउंड्स आर नोन एज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस.
उन कंपाउंड्स को हम या कुछ केमिकल जो भी है सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस ODS, ठीक है। द ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस दैट कंटेन क्लोरीन इंक्लूड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है जो कंटेन करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन में अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, डैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। वेयर एज द ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस दैट कंटेन ब्रोमीन, और वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो ब्रोमीन भी कंटेन करते हैं ना, और ब्रोमीन जो कंटेन करते हैं वो कौन से हो गए, हेलेंस हो गए, आपके हेलोन्स हो गए, मिथाइल ब्रोमाइड हो गए एंड हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन्स हो गए, ठीक है। क्लोरीन वाले ये सब थे एंड ब्रोमीन वाले ये थे, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द मोस्ट अबंडेंट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक मोस्ट सबसे ज़्यादा अबंडेंट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है विच इज़ ओनली व्हेन द क्लोरीन एटम रिएक्ट्स विद सम अदर मॉलिक्यूल्स। और वो कब होंगे, जब क्लोरीन एटम जो होकर रिएक्ट करेगा बाकी जो अदर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद ओजोन, बट ये जो होगा वो ओजोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर आइए इसके बीच में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज प्रपोज्ड। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रपोज की गई इन किसमें, 1987 में, ठीक है, टू स्टॉप द यूज़ एंड प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। किस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, उसको यूज़ को, उसकी प्रोडक्शन को एंड उसको इम्पोर्ट को, किसकी इम्पोर्ट को, ओजोन लेयर डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस की, और मिनिमाइज़ करने को उसकी कंसनट्रेशन एंड मिनिमाइज द कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर टू प्रोडक्ट द ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ। और मिनिमाइज़ करने के लिए उसकी कंसनट्रेशन को एटमॉस्फेयर में उसकी जो ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ की, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब थे आपके ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। अब हम ओजोन कॉजेज़ ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कॉजेज़ क्या होते हैं इसके। So ozone layer depletion is a major concern and is associated with a number of factors. ozone layer depletion जो है एक major concern है और ये associate है बहुत सारे factors के साथ, ठीक है। The main causes responsible for the depletion of ozone layer are listed below. जो main causes है वो अभी नीचे मैं आपको सारे समझाऊंगी, ठीक है। So first one is chlorofluorocarbon. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और उसको हम बोलते हैं CFCs भी बोलते हैं। द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस डिप्लेशन, ठीक है। दीज आर रिलीज बाय सॉल्वेंट, स्प्रे, एरोसोल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या पहलो CFCs जो हैं कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ये रिलीज़ होते हैं सॉल्वेंट से, स्प्रे, एरोसोल से, रेफ्रिजरेटर से हो सकते हैं और एयर कंडीशनर से हो सकते हैं, ठीक है। The molecules of chlorofluorocarbons in the stratosphere are broken down by ultraviolet radiations and release chlorine atoms. और जो molecules हैं ना किसके, CFCs के, स्ट्रेटोस्फेयर में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बाय UV रेडिएशन से और रिलीज़ करते हैं क्या, क्लोरीन एटम्स को। दीज एटम्स रिएक्ट विद ओजोन एंड डिस्ट्रॉय इट। और ये जो ये वाले एटम्स है क्लोरीन एटम, ये क्या करते हैं कि ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। देन अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, इसमें आएगा रिसर्चर्स से डैट द अनरेगुलेटिंग लॉन्चेस ऑफ रॉकेट्स रिजल्ट्स इन मच मोर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर दैन द CFCs डू। रिसर्चर्स जो होते हैं वो कह रहे हैं कि जो अनरेगुलेटेड लॉन्चिंग करते हैं हम रॉकेट्स की, वो रिजल्ट्स उसमें उससे ज़्यादा जो है ना ओजोन लेयर की डिप्लेशन होती है दैन जो CFCs करती है उससे ज़्यादा होती है इन रॉकेट से। इफ़ नॉट कंट्रोल दिस माइट रिजल्ट इन अ ह्यूज लॉस ऑफ ओजोन लेयर बाय द ईयर 2050। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया ना तो कहीं ना कहीं इसका रिज़ल्ट एक ऐसा निकलेगा कि इसमें बहुत हद तक लॉस हम कर देंगे ओजोन लेयर का बाय द ईयर 2050, ठीक है। देन आएगा नाइट्रोजिनस कंपाउंड। द नाइट्रोजिनस कंपाउंड सच एज NO2, NO and 2O are highly responsible for the depleting of the ओजोन लेयर। ये कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, ये हाईली मतलब ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत हद तक डिप्लेशन करने की, किसकी, ओजोन लेयर की, ठीक है। देन आ गया नेचुरल कॉज।
द ओजोन लेयर हैज़ बीन फाउंड टू बी डिप्लेटिंग बाय सर्टन नेचुरल प्रोसेसेस। जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट होती है कुछ सर्टन नेचुरल प्रोसेसेस से भी डिप्लेट होती है, वो सच एज सन स्पॉट्स एंड स्ट्रेटोस्फेरिक वेंट्स से भी होती है, बट इट डज़ नॉट कॉज मोर देन 1 or 2 ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेशन। बट ये इतना कॉज नहीं करती, मोर देन मतलब 1 या 2% कॉज करती है, ठीक है, ओजोन लेयर को। द वॉल्केनिक एरप्शन और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। जो वॉल्केनिक एरप्शंस है ना वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए, ठीक है। ये सब था आपका कॉजेज़ थे। अब मैं इसके ऊपर आपके इफेक्ट्स पढ़ाने जा रही हूँ ओजोन लेयर के ऊपर, ओजोन लेयर डिप्लेशन के ऊपर। द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट पे। अब हम लेट अस सी द मेजर इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर ऑन मैन एंड इन्वायरमेंट। अब हमने देखने जा रहे हैं कि मैन और इन्वायरमेंट पे ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या इफ़ेक्ट्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। Humans will be directly exposed to the harmful radiations of the sun due to depletion of the ozone layer. Humans क्या होते हैं, वो directly expose होते हैं harmful UV radiation से जो sun से आती है due to depletion of ozone layer की depletion की वजह से, ठीक है। This might result in serious हेल्थ इश्यूज़ अमंग ह्यूमंस। और ये क्या करते हैं कि सीरियस हेल्थ इश्यूज़ जो वो क्रिएट करते हैं ह्यूमंस में, सच एज स्किन डिजीज़, कैंसर, सनबर्न, कैटरैक्ट, क्विक एजिंग एंड वीक इम्यून सिस्टम। इससे क्या हो सकता है कि डायरेक्ट लाइट पड़ने की वजह से स्किन डिजीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, सनबर्न हो सकता है आपको, और वीक इम्यून सिस्टम हो सकता है। ये ह्यूमंस के ऊपर असर था। अब पढ़ेंगे हम इसके ऊपर एनिमल्स के ऊपर। डायरेक्ट एक्सपोजर तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीड्स टू स्किन एंड आई कैंसर इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स अगर डायरेक्ट उसका एक्सपोजर हो जाए ना यूवी रेडिएशन से, तो वो स्किन एंड आई कैंसर हो सकता है एनिमल्स में। देन हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज में लीड टू मिनिमल ग्रोथ, फ्लोरिंग एंड फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। स्ट्रॉन्ग यूवी रेडिएशंस क्या लीड करते हैं कि ग्रोथ प्लांट्स जो है इन्वायरमेंट में वो रुक जाती है, फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है, ठीक है। बंद नहीं होती पूरी तरह से, कम होना आप बोल सकते हो, कम होना शुरू हो जाती है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स में कम हो जाती है। द फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो बेयर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। जो फॉरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं कुछ असर देखते हैं इस हार्मफुल रेडिएशंस का, हार्मफुल इफेक्ट्स का। किसकी इफेक्ट्स का? दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज की, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ effects on marine life. Planktons are greatly affected by the exposure to harmful ultraviolet rays. These are higher in the aquatic food chain. प्लैंकटन जो होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, और दीज आर हायर इन द एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। देन इफ़ द प्लैंकटन्स आर डिस्ट्रॉयड, द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड चेन आर ऑल्सो अफेक्टेड। अगर जो है मरीन लाइफ में प्लैंकटन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो फूड चेन में प्रेजेंट होंगे वो भी अफेक्ट होंगे, ठीक है। सो ये था आपके इफेक्ट्स के ऊपर, ओके। वेट, नेक्स्ट सल्यूशंस टू ओजोन लेयर डिप्लेशंस, कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या हमें सॉल्यूशंस मतलब हैं कि हम उसको थोड़ा बहुत कम कर सकें। दैट इज़ डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज सीरियस इशू। वेरियस प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज टू प्रिवेंट इट। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एक सीरियस इशू है और वेरियस प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारी कंट्रीज़ ने, क्योंकि इसको प्रिवेंट करने के लिए। हाउएवर स्टेप्स शुड बी टेकन एट द इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज टू प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हमें स्टेप्स जो है एक इंडिविजुअल लेवल में भी हमें लेने चाहिए ताकि हम ओजोन की डिप्लेशन को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप वुड हेल्प इन प्रिवेंटिंग दिस प्रॉब्लम एज एट अ ग्लोबल लेवल। फर्स्ट, अवॉइड ODS, ठीक है। ODS क्या हो गया आपका? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। रिड्यूस द यूज़ ऑफ ODS, ozone layer ozone depleting substances, that is avoid the use of CFCs in the refrigerators, air conditioner, replacing the halon based fire extinguisher etc. हमें क्या करना चाहिए? ओजोन डिप्लेटिंग जो सबस्टांसेस है उसके यूज़ को रिड्यूस करना चाहिए,
जैसे कि हमें CFCs रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं उसको कम करना चाहिए, हमें ACs कम यूज़ करनी चाहिए और हेलोन्स को जो है वो रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स। हमें मतलब जो व्हीकल्स की यूज़ है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए करना चाहिए। द व्हीकल्स इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज डेट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो जो व्हीकल्स है ना वो एक उसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो फैलती है जो ग्लोबल वार्मिंग और साथ में ओजोन डिप्लेशन को करती है, ठीक है, अफेक्ट करती है। देयरफॉर द यूज़ ऑफ व्हीकल शुड बी मिनिमाइज एज मच एज पॉसिबल। तो हमें जो है व्हीकल्स का यूज़ को थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हमें कम करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मोस्ट ऑफ द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैव क्लोरीन एंड ब्रोमिंग रिलीजिंग केमिकल्स। बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरीन एंड ब्रोमिंग होता है जो रिलीज़ करता है केमिकल्स दैट फाइंड अ वे इनटू एटमॉस्फेयर एंड अफेक्ट द ओजोन लेयर। वो एक वे ढूंढ लेता है एटमॉस्फेयर में जाने का और अफेक्ट करता है किसको, ओजोन लेयर को। दिस शुड बी सब्सटीट्यूटेड विद नेचुरल प्रोडक्ट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। दिस शुड बी सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए हमें उसको नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, यूज़ ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी प्रोहिबिटेड। हमें नाइट्रस ऑक्साइड के यूज़ को प्रोहिबिटेड करना चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू टेक एक्शंस एंड प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ हार्मफुल नाइट्रस ऑक्साइड। गवर्नमेंट को एक मतलब एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर और जो वो है हार्मफुल नाइट्रस ऑक्साइड है उसके यूज़ को बंद कर देना चाहिए। डैट इज़ एडवेक्सली अफेक्टेड द ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को अफेक्ट कर बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। पीपल शुड बी अवेयर मेड अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। और मतलब हमारे हम जो इंसान है पीपल वगैरह लोग, उन लोगों को क्या करना चाहिए, इस हार्मफुल इफेक्ट्स को जो नाइट्रस ऑक्साइड के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसका पता होना चाहिए हमें। एंड द प्रोडक्ट्स एमिटिंग द गैस, और जो प्रोडक्ट्स एमिट करते हैं इस गैस को, सो दैट इट्स यूज इज मिनिमाइज एट द इंडिविजुअल लेवल एज वेल, सो दैट क्या हो सके कि हम इसके यूज़ को कम से कम यूज़ कर सकें। एज एन इंडिविजुअल भी हम अपनी तरफ से एक स्टेप्स ले सकेंगे ओजोन लेयर की डिप्लेशन को कम करने के लिए, ठीक है। सो ये आपको ओजोन लेयर ख़त्म कर दिया मैंने। अब आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा के इसके MCQs करवा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।